बच्चों को स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम ऊष्मा स्थानांतरण की बात करेंगे। किस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण विभिन्न विधियों द्वारा होता है। फिर हम उसके बाद किसी तल की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता की बात करेंगे। ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। इन ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है कोई जरूरी नहीं है एक ही विधि द्वारा हो। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं और इन विधियों के बारे में आपने निश्चित रूप से पढ़ा भी होगा। सबसे पहली विधि है चालन। चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में होता है। यह ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़े बिना ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर करते हैं। जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है, मान लिया किसी ठोस राड को गर्म करते हैं, तो उस सिरे पर जहां पर ऊष्मा दी जा रही है उस सिरे पर मौजूद उस ठोस पदार्थ के अणु कंपन करने लगते हैं और ये कंपन जो है, कंपन का यहां पर आयाम जो होगा वो बढ़ जाएगा ऊष्मा प्राप्त करने से। यानी जहां पर हम वस्तु को गर्म कर रहे हैं वहां पर मौजूद अणु जो है अधिक आयाम से कंपन करने लगते हैं, जिससे वो अपने पास वाले अणुओं को जो है टकरा करके कंपन करा देते हैं। फिर वो अगले अणुओं को अपना कंपन दे देते हैं। इस तरह से जो है ऊष्मा गर्म स्थान से, जिस सिरे को गर्म किया जा रहा है उस सिरे से दूसरे ठंडे वाले सिरे की ओर प्रवाहित होती है। यहां पर जो पदार्थ के अणु हैं वो अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। बस क्या हो रहा है कि वहां पर अणु का जो कंपन है, कंपन का आयाम है वो बढ़ जाता है और जिससे कि जो है ऊष्मा का स्थानांतरण जो है उस उच्च ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर होता है। भाई जब वहां वाले अणु उच्च आयाम से, अधिक आयाम से कंपन करेंगे तो उसके पास वाले अणु जो है प्रभावित होंगे, वो भी कंपन करने लगेंगे, वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे और फिर जो है वो वाले अणु अगले वाले अणुओं को जो है कंपन कराएंगे अधिक आयाम से। तो इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण जो है चालन विधि द्वारा होता है। मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़े बिना ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च ताप क्षेत्र से निम्न ताप क्षेत्र की ओर करते हैं। दूसरी प्रक्रिया है संवहन की। यह प्रक्रिया जो है मुख्यतया द्रवों और गैसों में पाई जाती है, यानी जो तरल पदार्थ है उनमें संवहन होता है। तो ऊष्मा की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण या पदार्थ के अणु कह सकते हैं स्वयं गति करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया संवहन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में हम ऊष्मा दे रहे हैं वो गैस हो सकती है, पदार्थ गैस हो सकता है या द्रव हो सकता है। मान ले जो है हमने किसी द्रव पदार्थ को, कहें जल को गर्म किया, तो जहां पर हम ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं वहां पर मौजूद जल के अणु ऊष्मा को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके वो ठंडी क्षेत्र में चले जाएंगे और ठंडे क्षेत्र वाले अणु जो है चल करके गर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इस तरह से गर्म क्षेत्र के अणु ऊष्मा ग्रहण करके ठंडे क्षेत्र में जाते हैं और ठंडे वाले क्षेत्र वाले अणु गर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। इस तरह से द्रव में या गैसों में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण जो है पदार्थ के अणुओं द्वारा स्वयं गति करके, स्वयं चल करके स्थानांतरण होता है।
तो इस विधि में यानी ऊष्मा की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु स्वयं गति करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, वह प्रक्रिया संवहन की प्रक्रिया कहलाती है। और तीसरी विधि होती है विकिरण की। इस विधि में ऊष्मा ऊष्मीय स्रोत से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बिना माध्यम का उपयोग किए स्थानांतरित होती है। यानी विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मीय स्रोत से ऊष्मा विकिरण ऊर्जा के रूप में बिना माध्यम का उपयोग किए हुए उस स्रोत से दूसरी जगह चली जाती है। और किस रूप में जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वो जो है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय विकिरण उस ऊष्मीय स्रोत से दूसरी जगह चला जाता है। तो इन तीनों बातों को आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा और इसको मैंने लिख रखा है। देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। चालन, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़े बिना ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर करते हैं, जैसे कि ठोसों में होता है। संवहन, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें गर्म भाग में मौजूद तरल पदार्थ यानी द्रव या गैस के कण स्वयं गति करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तो ये प्रक्रिया संवहन की प्रक्रिया कहलाती है। और विकिरण में क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊष्मीय स्रोत से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में माध्यम का उपयोग किए बिना स्थानांतरित होती है, ये विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये सब जो है किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा। तो ये 3 विधियां हैं ऊष्मा स्थानांतरण की। अब हम बात करेंगे कि एक अवस्था होती है जिसको हम स्थायी अवस्था कहते हैं। ये क्या है, इसको आइए समझते हैं। देखिए, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो विशेष करके मान लिया हमने किसी ठोस पदार्थ को, ठोस रॉड को गर्म किया, तो उसका ताप धीरे धीरे बढ़ता है। जिस सिरे को गर्म कर रहे हैं उस सिरे से ऊष्मा ठंडे वाले सिरे की ओर प्रवाहित होने लगती है। हम लगातार गर्म करते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसका ताप विभिन्न भागों का, उस छड़ के विभिन्न अनुप्रस्थ परिच्छेद का ताप स्थिर हो जाता है, यानी अब उसका ताप बढ़ना बंद हो गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम जितनी ऊष्मा दे रहे हैं उस वस्तु को, उतनी ही ऊष्मा वो बाह्य वातावरण में जो है उत्सर्जित भी कर दे रही है। और उस क्षण के प्रत्येक भाग का यानी अलग अलग स्थानों पर जो ताप जो है वो स्थिर हो गया है। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग स्थानों का ताप समान हो गया है, समान नहीं हुआ है। क्या हुआ है? अलग अलग भागों का ताप स्थिर हो गया है। भाई, निश्चित रूप से जो सिरा गर्म किया जा रहा होगा वहां पर स्थित कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद का ताप ज्यादा होगा और उससे दूर जाएंगे तो कम होगा। सबसे आखिरी वाले सिरे का ताप और कम होगा, लेकिन ये जो ताप हुआ है ये स्थिर रहेगा। हम लगातार गर्म करेंगे, यानी ऊष्मा को हम लगातार दे रहे हैं, लेकिन विभिन्न भागों, छड़ के विभिन्न भागों का ताप स्थिर हो गया है, यानी हमारी छड़ जो है स्थायी अवस्था में पहुंच गई है। जब कोई छड़, कोई ठोस पदार्थ स्थायी अवस्था में होता है तो ऊष्मा का प्रवाह केवल उसकी चालकता गुणांक पर निर्भर करता है, चालकता पर निर्भर करता है। तो ये स्थायी अवस्था सामान्य रूप से हमें देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि मान लिया कोई बर्तन हम में कोई चीज गर्म कर रहे हैं, है ना, तो उसका ताप एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगा। उसके बाद फिर ऐसा तो नहीं लगातार बढ़ता चला जाए, फिर तो वो पिघल जाएगी, गैस के चूल्हे पर रखी हुई वस्तु भी पिघल जाएगी, है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा कुकर पिघल जाता हो, है ना। तो उस स्थिति में क्या होता होगा कि जितनी ऊष्मा हम दे रहे हैं उतनी ही ऊष्मा वो वातावरण में चली जा रही होगी, इसलिए अब उसका ताप एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ रहा है। वही बात रॉड के केस में होती है। स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेती है रॉड कुछ समय के बाद,
पहले तो ताप बढ़ेगा, हर एक भाग का, विभिन्न भागों का ताप बढ़ता चला जाएगा। फिर कुछ समय के पश्चात क्षण के प्रत्येक भाग का ताप अलग अलग स्थिर हो जाएगा, और इसी अवस्था को हम जो है क्षण की स्थायी अवस्था कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। इसको चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए, हम चित्र द्वारा समझा रहे हैं स्थायी अवस्था का मतलब क्या है। ये समझने वाली चीजें हैं, और कोई परीक्षा में तो हम बात करेंगे उष्मा चालकता गुणांक की, वो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मान लिया ये छड़ है, अब इस छड़ का हमने सिरा ए को गर्म किया, तो उष्मा ए से बी की तरफ प्रवाहित होगी। कुछ समय के पश्चात इसके विभिन्न भागों अनुप्रस्थ परिच्छेदों का जो ताप है वो स्थिर हो जाएगा। मान लिया इसका ताप T1 हो गया, इसका T2 हो गया, इसका T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया। अब ये T1, T2, T3, T4, T5 ये क्या हो गए हैं? स्थिर हो गए हैं, अर्थात ये रॉड स्थायी अवस्था में पहुंच गई है। इस समय उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन ये उष्मा का स्थानांतरण केवल इस रॉड के पदार्थ की चालकता पर निर्भर करेगा। अब हम उष्मा चालकता गुणांक की बात करेंगे, जो परीक्षा के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उष्मा चालकता गुणांक इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको के से प्रदर्शित करते हैं। के होता क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को या ठोस पदार्थ की छड़ को गर्म करते हैं, मान लिया ये कोई छड़ है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और इस सिरे का ताप मान लिया T1 है, इस सिरे का ताप T2 है। दोनों सिरों के बीच का अंतर जो है वो x है, और ये छड़ जो है स्थायी अवस्था में है, यानी छड़ को गर्म किया गया था, अब ये स्थायी अवस्था में है। तो ये देखा गया कि उष्मा प्रवाह की दर इस छड़ की स्थायी अवस्था में, हम ये देखें, ये हम उष्मा चालकता गुणांक जो परीक्षा में आता है, इसको परिभाषित करने को आता है, इसका सूत्र प्राप्त करने को आता है, इसका बीमीय सूत्र लिखने को आता है, ये सब बातें हम यहां पर सीखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए, माना छड़ की लंबाई x है तथा छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो a है। छड़ की स्थायी अवस्था में इसके सिरों के ताप का ताप क्रमशः T1 तथा T2 है। यहां पर T1 बड़ा है T2 से, ये उच्च ताप पर है, ये निम्न ताप पर है। तो इस छड़ से प्रवाहित होने वाली उष्मा की दर, अतः छड़ से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की दर
Q बटे टी। Q क्या है? ऊष्मा है, T समय है। Q बटे टी उस समय के सापेक्ष ऊष्मा प्रवाह की दर जो है अनुक्रमानुपाती होती है क्षण के अनुप्रस्थ परिच्छेद के। इस क्षण के सिरों के तापांतर के तथा क्षण के सिरों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ऊष्मा प्रवाह की दर इस क्षण के, स्थायी अवस्था की बात कर रहे हैं, स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर इस क्षण के अनुप्रस्थ परिच्छेद के अनुक्रमानुपाती, क्षण के सिरों के तापांतर के अनुक्रमानुपाती तथा क्षण के सिरों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसको ऐसे लिख दिया गया। अब इसको हम क्या करें, Q बटे टी बराबर हो जाएगा, एक नियतांक लगा देंगे के ए T1 माइनस T2 बटे एक्स। यहां के एक नियतांक है जिसे क्षण के पदार्थ का चालकता गुणांक कहते हैं। चालकता गुणांक कहते हैं। यानी Q का मान निकालें तो T को भी उधर भेजना पड़ेगा। T क्या है? समय है ना। इसको हम फिर से लेंगे। अभी समीकरण मान लिया ये एक है, तो T को भी ले जाइए उधर। तो Q बराबर हो जाएगा के ए T1 T2 इंटू टी बटे एक्स। ये हो गया प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा। पहले क्या थी? प्रवाहित ऊष्मा की दर थी, अब यह हो गई प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा। क्योंकि हमें यहां पर के को परिभाषित करना है तो के बराबर निकाल लेते हैं। के बराबर हो जाएगा क्यू एक्स बटे ए इंटू T1 T2 T1 माइनस T2 इंटू टी। ये आया। तो यदि ए बराबर हो जाए 1 मीटर का वर्ग, क्षेत्रफल है ना, x बराबर 1 मीटर हो और T1 माइनस T2 तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो। देखिए T1 माइनस T2 जो है का मान, यानी सिरों का तापांतर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो सकता है। दोनों एक ही बात है। और समय जो है टी स्मॉल टी बराबर हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जब हमने ऐसा किया तो क्या हो गया? के बराबर क्यू हो गया। तो इन सब शर्तों के आधार पर हम इस ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करेंगे। तो ये क्या हुआ? किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक, देखिए हमने लिख रखा है, इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक के ऊष्मा की वह मात्रा है, के बराबर क्यू है, मतलब ऊष्मा की उस मात्रा के बराबर है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षण में 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, जबकि क्षण के सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो। यानी जब क्षण के सिरों का ताप यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन लें और क्षण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर है। क्षण के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तो क्षण से प्रवाहित होने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होगी वही उस क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक होगा। तो देखिए इस कंडीशन के आधार पर हम किसी क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक
परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी क्षण के पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक उस स्थायी अवस्था में उस उष्मा के बराबर होता है। किस उष्मा के बराबर? जो 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली क्षण, अनुप्रस्थ परिच्छेद की 1 मीटर लंबी क्षण से 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, जब उसके सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रखा जाए। तो इस आधार पर हमने जो है के को परिभाषित किया। ये परीक्षा में लिखने को आता है परिभाषा। अच्छा, अब हमें इसे इसका मात्रक निकालें, तो इसी सूत्र से मात्रक निकल जाता है। कभी भी मात्रक याद करने की कोशिश, रटने की मत करिए, मात्रक हमेशा सूत्र से निकालिए। अब जैसे यहां पर क्या है, ये उष्मा है, उष्मा ऊर्जा है, तो इसका मात्रक जूल हो गया। देखिए हम सब कुछ लिखे दे रहे हैं, जूल। ये क्या दूरी है, तो मीटर हो गया। नीचे क्षेत्रफल है, तो मीटर का वर्ग हो गया, है ना। और तापांतर जो होता है वो केल्विन या डिग्री सेल्सियस में नापते हैं हम, है ना। यहां पर एसआई यूनिट तो केल्विन है ना, तो हम केल्विन लिख देते हैं, केल्विन लिखा। और ये क्या हो गया, सेकंड। टाइम क्या हो गया, सेकंड। अब देखिए मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या मात्रक आ जाएगा, के का मात्रक होगा जूल प्रति मीटर सेकंड केल्विन। इसको घातों के रूप में लिख सकते हैं, जूल मीटर की घात -1, सेकंड की घात -1 और के की घात -1, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जो है जूल बटे सेकंड है, जूल देखिए जूल ये है और बटे सेकंड है। जूल बटे सेकंड को हम क्या कहते हैं, यानी कार्य बटे समय। ये किसका मात्रक हुआ, मतलब किसका सूत्र हुआ, जूल बटे कार्य बटे समय, कार्य करने की दर, यानी शक्ति का मात्रक हो गया। तो शक्ति हो गया, तो शक्ति से निकालेंगे ये जो जूल बटे सेकंड, इसको हम वाट कहते हैं, वाट। दूसरा मात्रक है ये वाट, एक मात्रक तो ये हो गया, दूसरा मात्रक है वाट पर मीटर केल्विन। तो या तो ये मात्रक रखिए या ये मात्रक रखिए कि जूल पर मीटर पर सेकंड केल्विन और वाट पर मीटर केल्विन। तो या तो फिर जूल की जगह कैलोरी प्रयोग कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि उष्मा का मात्रक कैलोरी भी है, तो उसकी जूल की जगह पर हम कैलोरी यहां पर प्रयोग करेंगे। तो कैलोरी पर मीटर पर सेकंड केल्विन, ये मात्रक तीसरा मात्रक हो जाएगा। यदि हमें बीमा लिखनी है तो इसी सूत्र से बीमा निकालते हैं। देखिए जो हमने ये लिख रखा है, ये हमने जो मात्रक लिख रखे हैं यहां पर विभिन्न राशियों के, उसी के आधार पर हम इसका लिख सकते हैं। यहीं से लिखे, नहीं तो बाद में जो फाइनल मात्रक आया था उससे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर लिखिए जूल क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, बीमा लिखने का तरीका बता रहे हैं। बीमा कार्य ml² t-2, ये तो हो गया कार्य, बल गुणा विस्थापन। और ये देखिए ये मीटर था, तो मीटर का क्या होता है, यल होता है, बटे यल का वर्ग, है ना। और सेकंड को हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं, और केल्विन को के कहते हैं। देखिए हमारी जो बेसिक राशियां हैं, जो बेसिक राशियां 7 बेसिक राशियां हैं, उन्हीं के मात्रकों का जो प्रयोग करके हम जो है किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखते हैं। तो इसको फाइनली हम करें तो देखिए एक यल कट गया यहां से, है ना। अब टी को ऊपर ले जाएंगे, के को भी ऊपर ले जाएंगे, ये यल भी ऊपर जाएगा, तो फाइनली जो है एक यल यहां पर है और एक यल ये कट जाएगा। देखा जाए तो यल और यल ये वाला काट दे पूरा, तो ये का पूरा कट गया यल, ये एक यल बच जाएगा, तो आ जाएगा यम यल। और टी की घात 2 -2 है, एक नीचे से घट जाएगी, टी की घात -3 हो जाएगी, है ना। और कुछ बचा नहीं, केवल केल्विन बचा है, तो के की घात -1। तो ये देखिए बीमा आ गई। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, है ना। तो इस तरह से हमने उष्मा चालकता गुणांक और का मात्रक और बीमा लिखना सीख लिया। अब हम बात करेंगे उष्मीय प्रतिरोध की।
जिस तरह से किसी पदार्थ से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है ना, उसको हम उस जो है वहां पर प्रतिरोध पढ़ते हैं विद्युत धारा वाले के चैप्टर में, है ना। तो विद्युत धारा के प्रवाह का जो है विरोध होता है। जब किसी विद्युत धारा को किसी तार से प्रवाहित किया जाता है तो वो तार का पदार्थ जो है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक उसी तरह से जब किसी पदार्थ से ऊष्मा प्रवाहित होती है, किसी रॉड से मान लिया ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, तो रॉड का जो पदार्थ होगा वो क्या करेगा, ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करेगा। तो जो ऊष्मा के प्रवाह के विरोध करने का गुण है उसी को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रतिरोध की बात करते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करता है, ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। अच्छा, अब हमने जो क्लास 10th में विद्युत धारा के चैप्टर में जो प्रतिरोध पढ़ा था वो क्या था कि R बराबर था, यहां पर देखिए R बराबर था B बटे I, है ना। I क्या, विद्युत धारा, B जो है विभवांतर है। यहां पर हम जो है क्या लिखेंगे, अभी देखिए हमने लिखा Q बटे T बराबर हो जाएगा KA T1 माइनस T2, ये तापांतर है। यहां विभवांतर है तो यहां तापांतर है, और ये बटे x है। अब तापांतर के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। ये ऊष्मा है, समझो, ये H हो गई, H बराबर हो गई KA T1 माइनस T2 बटे x, है ना। H को इधर ले आइए T1 T2 के नीचे और प्राप्त कर लीजिए ऊष्मीय प्रतिरोध के लिए सूत्र। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, T1 माइनस T2 बटे H, यानी तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर हो जाएगा x बटे K इंटू ए। इसको इधर ले गए तो x ऊपर चला गया, K नीचे आ गया, तो ये आ गया। तो ऊष्मीय प्रतिरोध का मान आ गया, ऊष्मीय प्रतिरोध बराबर हो गया x बटे KA। तो ऊष्मीय प्रतिरोध देखिए किस पर निर्भर करेगा, ये उसकी चालकता, ये तो व्युत्क्रमानुपाती है। यदि चालकता ज्यादा होगी तो प्रतिरोध निश्चित रूप से कम होगा, है ना। अधिक चालक है, अच्छा चालक है, ऊष्मा का चालकता अधिक है, तो ऊष्मीय प्रतिरोध जो है वो किस पर, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, उसके चालकता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है। किसी क्षण की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ऊष्मीय प्रतिरोध का सूत्र आ गया, और ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका भी हम मात्रक लिख सकते हैं, उसी तरह से मात्रक हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, वो हो जाएगा सेकेंड केल्विन पर जूल। इसके इनके सबके मात्रक लिख दीजिए और जो बचेंगे वो यही बचेगा, कट करके निकल आए। भाई के का मात्रक लिखिए, क्षेत्रफल का मात्रक लिखिए और x का मात्रक लिखिए, और तो हमें बाद में ये बचेगा, क्या बचेगा, सेकेंड केल्विन पर जूल। ये है ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक। आगे बढ़ते हैं आप। यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसका ताप बढ़ जाएगा। अब किसी गर्म वस्तु को जब हम ऐसे वातावरण में रख दें जिसका कि ताप वस्तु के ताप से कम है, यानी हमने कोई वस्तु को गर्म किया और ये गर्म वस्तु है,
इसको हमने वातावरण में रखा, ऐसे वातावरण में रखा जिसका ताप कम है, ताप कम है वातावरण में, तो क्या करेगा होगा, ये वस्तु ठंडी होगी, मतलब इस वस्तु से उष्मीय विकिरण सभी दिशाओं में निकलेंगे, अर्थात ये वस्तु उष्मीय विकिरणों का, उष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी और धीरे धीरे जो है इसका ताप जो है कम होता जाएगा। तो ये इस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता की बात करेंगे कि ये विकिरण को जो उत्सर्जित कर रही है इसकी उत्सर्जन क्षमता क्या है। तो यहां पर मैंने लिख रखा है इमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस, माध्यम से अधिक ताप पर रखी वस्तु अपने चारों ओर सभी दिशाओं में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। यदि किसी तल के क्षेत्रफल A से समय t में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा Q है तो उस तल की उत्सर्जन क्षमता का मान E बराबर होता है Q/A इंटू T। Q क्या है, समझो ऊष्मा है, और इससे निकलने वाली उष्मीय ऊर्जा या कहें उष्मीय विकिरण है, A उसका क्षेत्रफल है, T समय है। तो किसी तल की उत्सर्जन क्षमता का सूत्र होता है E बराबर होता है Q/A इंटू T। क्योंकि हमें उस सर्जन क्षमता को परिभाषित करना है तो हमने क्या लिया, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लिया क्षेत्रफल और T बराबर 1 सेकेंड है। तो इस आधार पर किसी तल से प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। किसी तल द्वारा, तल का क्षेत्रफल होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा या उष्मीय ऊर्जा की मात्रा उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो उत्सर्जन क्षमता किसकी होती है, किसी वस्तु के तल की होती है। तो किसी वस्तु के तल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले उष्मीय विकिरणों की मात्रा को उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक उसी तरह से लिखा गया है, ये जूल हो गया और ये मीटर का वर्ग हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इसका मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या कहें जूल बटे सेकंड को वाट भी कहते हैं, तो वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये किसी तल की उत्सर्जन क्षमता, यानी कोई गर्म वस्तु है तो वो अपने तल से जो उष्मीय विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है तो उसकी उत्सर्जन क्षमता क्या होगी, ये यहां पर लिखा गया है। उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा ये लिखी हुई, किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल विकिरण की मात्रा उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। अब देखिए, ये तो मात्रक हो गया। अब ये उत्सर्जन जो होता है, कोई भी वस्तु, गर्म वस्तु जो उष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य से हमारी समझ से परिचित होंगे। तो कोई भी गर्म वस्तु विभिन्न तरंग दैर्घ्य के विकिरणों का उत्सर्जन करती है। ये तरंग दैर्घ्य, यदि वस्तु का ताप उच्च होगा तो उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की तरंग दैर्घ्य छोटी होगी, और यदि वस्तु का ताप निम्न है, कम है, तो उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। यानी उच्च ताप वाली वस्तु कम तरंग दैर्घ्य के विकिरणों का उत्सर्जन करती है, और निम्न ताप वाली वस्तु अधिक तरंग दैर्घ्य के विकिरणों का उत्सर्जन करती है। ये हमें ध्यान रखना है। क्या, यदि वस्तु का ताप उच्च है तो उससे जो है प्रसारित होने वाले, उससे निकलने वाले विकिरणों की तरंग दैर्घ्य जो है कम होगी, छोटी होगी। निम्न ताप है तो उससे उत्पन्न विकिरणों की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी।
तो ये तो सामान्य परिभाषा है उत्सर्जन क्षमता की। अब ये जो उत्सर्जन क्षमता है तरंग दैर्घ्य के आधार पर, किसी विशेष तरंग दैर्घ्य पर जो है इसकी उत्सर्जन क्षमता, किसी भी तल की उत्सर्जन क्षमता अलग अलग तरंग दैर्घ्यों के लिए जो है अलग अलग होगी। मतलब भाई कोई वस्तु जो है किसी विशेष पर तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को उत्सर्जन कर रही है, अब उसका ताप कुछ और है तो वो और दूसरी तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करेगी, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मान जो होता है छोटा बड़ा हो सकता है, वो उसके ताप पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता जो है उसकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं, है ना। हमें यहां पर इसी देखिए बेसिक हमें परिभाषा याद रखनी है। अब इसी में हम आगे बढ़ा देंगे और उसको हम जो है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन कहते हैं, है ना। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ये तो सामान्य उत्सर्जन क्षमता है। हम यहां पर लिख रहे हैं किसी तल की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, क्योंकि जो विकिरण वस्तु जो है उत्पन्न कर रही है उसका हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं और उस स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं कि वो किस किस तरंग दैर्घ्यों को वो उत्सर्जन कर रही है। तो इस आधार पर विकिरण के स्पेक्ट्रम मतलब तरंग दैर्घ्य के आधार पर हम किसी वस्तु के तल की उत्सर्जन क्षमता को परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी यहां जैसे ये लिखा हुआ है ना, ठीक इसी तरह से लिख रहे हैं, केवल हम इसमें जो है तरंग दैर्घ्य की बात और कर देंगे। इसको देखिए, किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में तरंग दैर्घ्य, अब यहां पर देखिए तरंग दैर्घ्य क्या बात कर रहे हैं। तरंग दैर्घ्य किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास में उत्सर्जित, अब आगे वही लिख देना है, उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा, कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस तरंग दैर्घ्य के लिए, कौन सी तरंग दैर्घ्य, लैम्डा, कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस तरंग दैर्घ्य के लिए उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। देखिए पहले हम इसको याद करेंगे तो मुश्किल पड़ेगा। हम एक सामान्य जो है उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा याद करें। क्या वो है? किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति एकांक सेकंड में या कहें प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल विकिरण की मात्रा को उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। अब उसमें हमें तरंग दैर्घ्य को और जोड़ देना। ये हम क्यों जोड़ रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है कि प्रत्येक वस्तु अलग अलग तरंगों के विकिरण को उत्सर्जित करती है, यानी उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो उस तरंग दैर्घ्य
पर उस वस्तु के तल की उत्सर्जन क्षमता क्या है, यानी उस तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की कितनी मात्रा निकल रही है उससे। तो जितनी मात्रा उस तरंग दैर्घ्य से संबंधित विकिरणों की होगी, और वो विकिरण कैसे निकल रहा होगा, प्रति वर्ग मीटर प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड, उस पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य, उस विशेष तरंग दैर्घ्य पर जो है प्रति तरंग दैर्घ्य परास, प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास में उत्सर्जित कुल विकिरण की मात्रा उस तरंग दैर्घ्य पर उस तल की विकिरण ऊर्जा कहलाती है। उत्सर्जन तरंग दैर्घ्य के लिए उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो यह किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास में, ये हमें बढ़ाना है, में उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस तल की उस तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसे हम ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये उत्सर्जन क्षमता है किसी एक तरंग दैर्घ्य से सापेक्ष, और इसका मात्रक थोड़ा बदल जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल तो रहेगा ही रहेगा, मीटर का वर्ग भी रहेगा, सेकंड भी रहेगा, और जो तरंग दैर्घ्य है प्रति जो आ रहा है ना, उस तल के उस तरंग दैर्घ्य के लिए उत्सर्जन क्षमता, यहां पर तरंग दैर्घ्य की बात कही गई है, प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास। तो यहां पर तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो है एंगस्ट्रॉम होता है, एंग्स, और हम इसको एंगस्ट्रॉम या ए कहते हैं, ए से निरूपित करते हैं। और केल्विन तो रहेगा ही रहेगा, केल्विन नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, जूल पर, इसको वैसे लिखें पावर के रूप में, घातों के रूप में, -2 सेकेंड -1 एंगस्ट्रॉम -1 E0, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। तो क्योंकि हमने प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास में उसकी उत्सर्जन क्षमता लैम्डा पर निकाली है, तो उसका मात्रक थोड़ा एंगस्ट्रॉम और आने लगेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यह हो गई किसी तल की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, हमें क्या समझना है कि कोई भी उच्च ताप वाली वस्तु विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के विकिरणों का उत्सर्जन करती है, उसके तल से उत्पन्न विकिरणों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। किसी एक विशेष तरंग दैर्घ्य पर उससे उत्सर्जित होने वाले उन विशेष तरंग दैर्घ्यों के सापेक्ष उसकी क्या उत्सर्जन क्षमता है। तो वो पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं हम, जो कि उसके तल से निकल रहे होंगे, उत्सर्जित हो रहे होंगे, क्योंकि वो वस्तु अलग अलग ताप पर जो है अलग अलग तरंग दैर्घ्यों का उत्सर्जन करेगी, है ना। तो इसलिए हम जो है तरंग दैर्घ्यों के आधार पर हम ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा हमने लिख ली। अब हम बात करेंगे उस तल की अवशोषण क्षमता की, और इसी तरह से इसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए हम अवशोषण क्षमता भी परिभाषित करेंगे, है ना। देखिए जब किसी तल पर उष्मीय विकिरण आपतित होता है तो 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। हम अवशोषण क्षमता की बात कर रहे हैं। अवशोषण क्षमता, किसी तल की अवशोषण क्षमता, किसी तल की अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ,
तो जब कोई उष्मीय विकिरण किसी तल पर पड़ता है तो इसका अवशोषण होना या अवशोषित हो सकता है। यानी तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। वो क्या है कि वो विकिरण किसी तल से अवशोषित हो सकता है, उस तल से परावर्तित हो सकता है, या उस तल से होकर के गुजर सकता है, उसका संचरण हो सकता है। कौन सी तीन परिस्थितियां हैं समझिए जरा। जब कोई मान लिया ये तल है और इस पर उष्मीय विकिरण जो है आपतित हो रहा है, तो क्या होगा? या तो वो जो है अवशोषित हो जाएगा, यानी उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग जो है संचरित हो जाएगा, इससे होकर के पार निकल जाएगा। ये तीन परिस्थितियां होती हैं। यानी जब कोई उष्मीय विकिरण किसी तल पर आपतित होता है तो ये तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। तीनों लगातार हो सकती हैं, तीनों एक साथ हो सकती हैं, मतलब कोई दो हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकती है, बाकी अन्य नहीं हो सकती। यानी जितना मान लिया परावर्तन हो रहा है, जितना विकिरण इस पे गिरा सारा का सारा परावर्तित हो गया, है ना, न तो अवशोषित हुआ न संचरित हुआ। केवल पहली वाली स्थिति भी हो सकती है, जितना उष्मीय विकिरण इस पे जो है आपतित हुआ पूरा का पूरा अवशोषित हो गया, है ना। और तीसरी स्थिति भी केवल भी हो सकती है कि जितना उष्मीय विकिरण किसी तल पर जो है आपतित हो रहा है कि पूरा पूरा संचरित हो जाए, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ निकल जाए। तो ये तीनों स्थितियां बन सकती हैं एक साथ, कोई दो भी बन सकती है, कोई एक भी बन सकती है। हम बात यहां पर करेंगे उस तल की अवशोषण क्षमता की, यानी वो जो विकिरण आपतित हो रहा है उसका कितना भाग ये तल अवशोषित कर रहा है। तो जितना भाग अवशोषित कर रहा है उसको, और जितना उस पर आपतित हो रहा है उसका जो अनुपात आएगा वही इस तल की अवशोषण क्षमता कहलाएगी, है ना। तो यहां पर भी जो है जो अवशोषण हो रहा है वो तल की प्रकृति पे निर्भर करेगा। यहां पर ये बात नोट कर देते हैं। किसी तल पर आपतित होने वाले उष्मीय विकिरण का अवशोषण तल की प्रकृति तथा विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो अवशोषण क्षमता, किसी तल की अवशोषण क्षमता एक क्या है, अनुपात है। वो क्या है? किसी तल की अवशोषण क्षमता तल द्वारा दिए गए समय में अवशोषित ऊर्जा तथा उसी समय में उस तल पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा के अनुपात को उस तल की अवशोषण क्षमता कहते हैं।
ने कितना उस पर आपतित हुआ, टोटल कितना आपतित हुआ और कितना उसने अवशोषित किया। तो जितना अवशोषित किया उस विकिरण वो हम ऊपर रखेंगे और जितना टोटल आपतित हो रहा है उसको नीचे रखेंगे, है ना। तो इस तरह से अनुपात जो प्राप्त होगा वो उसकी उस तल की उस दिए गए समय में जो है अवशोषण क्षमता को प्रदर्शित करेगा। तो ये एक अनुपात है, यह एक अनुपात है। अतः इसका कोई मात्रक नहीं है। किसी तल की अवशोषण क्षमता तल द्वारा दिए गए समय में अवशोषित ऊर्जा तथा उसी समय में उस तल पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा के अनुपात को उस तल की अवशोषण क्षमता कहते हैं। अब देखिए यहां पर भी अवशोषण क्षमता भी तरंग दैर्घ्य के आधार पर परिभाषित की जाएगी कि क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु का जो तल है वो किन्हीं विशेष तरंग दैर्घ्यों को जो है अवशोषित करेगा, किसी तरंग दैर्घ्यों को नहीं भी करेगा। तो हर एक तरंग दैर्घ्य के आधार पर उस तल की अवशोषण क्षमता भी अलग अलग होगी। किसी तरंग दैर्घ्यों को अच्छा अवशोषण करेगा, किसी तरंग दैर्घ्यों को अच्छा अवशोषण नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम तरंग दैर्घ्य के आधार पर भी हम इसको अवशोषण क्षमता को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी तल की अवशोषण क्षमता तल द्वारा दिए गए समय में अवशोषित ऊर्जा, और यहां पर हम तरंग दैर्घ्य और मिला देंगे, है ना। तो हमें वो जो है उस पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य की अवशोषण क्षमता आ जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता ए लैम्डा कहेंगे। ये है, पहले हमने जैसे ई लैम्डा परिभाषित की थी, उसी तरह से हम तरंग दैर्घ्य इसमें और सम्मिलित कर लें तो हमें उस तरंग दैर्घ्य से संगत उसकी अवशोषण क्षमता पता लग जाएगी। उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम ये बात लिख देते हैं कि क्या, कि विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के लिए तल की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, उसको हम ए लैम्डा कहेंगे, स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। तो किसी तल द्वारा दिए गए समय में तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास, परास में अवशोषित उष्मीय विकिरण की मात्रा तथा उसी समय में तल पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी अनुपात को तल की, स्पेक्ट्रमी अनुपात को तल की
स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं। हमने यहां पर वो तरंग दैर्घ्य और सम्मिलित कर लिया। किसी तल, देखिए किसी तल पर आपतित होने वाले ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण तल की प्रकृति पे तो निर्भर करता ही है, साथ में तरंग दैर्घ्य पे भी निर्भर करता है। बस यहाँ पर हमने तरंग दैर्घ्य मिला लिया। किसी तल द्वारा किसी दिए गए समय में तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास में अवशोषित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा तथा उसी समय में तल पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा के अनुपात को स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसको ए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है आज हमने जो है किसी तल की उत्सर्जन क्षमता के बारे में समझा और उसकी अवशोषण क्षमता के बारे में समझा। क्योंकि वो वस्तु जो है यदि गर्म है तो वो विभिन्न तरंग दैर्घ्य के विकिरणों का उत्सर्जन करेगी। तो उस तल से, गर्म तल से उत्पन्न होने वाले, उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को ऊष्मीय विकिरण कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण कहते हैं। और ये जो ऊष्मीय विकिरण उस तल से जो निकल रहे हैं वो तरंग दैर्घ्य के आधार पर अलग अलग होंगे। मतलब उसकी उत्सर्जन क्षमता अलग अलग तरंग दैर्घ्यों की अलग अलग होगी। उसी तरह से यदि कोई तल पर ऊष्मीय विकिरण आपतित हो रहे हैं तो वो तल जो है उन ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित करेगा। सामान्य रूप से अवशोषण क्षमता जो है क्या होती है कि उस तल पर आपतित, वो उस तल द्वारा अवशोषित दिए गए समय में उस तल द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा तथा उसी समय में उस तल पर आपतित कुल आपतित विकिरणों की मात्रा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं। अब तरंग दैर्घ्य के आधार पर भी, क्योंकि अवशोषण क्षमता भी उसकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर होगी, किन्हीं तरंग दैर्घ्यों को वो जो है ज्यादा अवशोषित कर रही होगी, किन्हीं तरंग दैर्घ्यों को कम अवशोषित कर रही होगी। तो इसके आधार पर उसकी क्षमता भी तरंग दैर्घ्यों के लिए अलग अलग होगी। तो तरंग दैर्घ्यों के आधार पर यदि हम किसी तल की अवशोषण क्षमता को परिभाषित करते हैं तो वो उसकी स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहलाती है। तो अब हम दैनिक जीवन में इनका कहां पर कैसे प्रयोग होगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो वीडियो फिर इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। तो उम्मीद है कि आज की बात हो सकता है कि जो है थोड़ा समझने में मुश्किल हुई हो, लेकिन ये और अगला वीडियो हम जब लेकर के आएंगे, जब हम जो है इन चीजों को दैनिक जीवन से संबंधित करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।